अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना पहला लेसन जिसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ माया 2018। वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, 18 इस्तेमाल कर रहे हैं, 19 इस्तेमाल कर रहे हैं, 20 इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं ख़ास तौर पर उनको बहुत इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि हम लेटेस्ट वर्जन पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, नए वर्जन पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, जब 2020 मौजूद है तो 2018 पे क्यों। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ इसका तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप माया यूज़ कर रहे हैं या आप कोई और सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। आपको कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर अगर ऑलरेडी आता है तो आप वो इस्तेमाल करें, उस पे एनिमेशंस बनाएँ। आपको वो 2D सॉफ्टवेयर हो, 3D सॉफ्टवेयर हो, आप इन लेक्चर्स के ज़रिए इस पे अमल करते हुए आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे भी एनिमेशन बना सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि माया इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसी पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं फिर माया का इंटरफ़ेस। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है माया, और जब हम माया ओपन करते हैं तो वो इस तरह से कुछ आपके सामने ओपन होता है। तो इसमें जो पहली लाइन है, जिस तरह जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा, उसमें जो चीज़ होती है इसकी पहली लाइन भी वैसे ही है। फ़ाइल है, फ़ाइल में आपको नई फ़ाइल बनानी है, पुरानी फ़ाइल ओपन करनी है, सेव करनी है, सेव एज़ करके उसकी कॉपी बनानी है। तो वही बेसिक चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हैं, और इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, इंपोर्ट है। जब आपको कोई ओबीजे या कोई एफबीएक्स या कोई और माया फ़ाइल इंपोर्ट करनी है तो वो हो सकती है, एक्सपोर्ट करनी है इस फ़ाइल में से जिस पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, आप कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ें हैं, मैं इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके बाद एडिट मेन्यू है, एडिट में अनडू है, रीडू है, कट कॉपी पेस्ट है जो कि हर जगह होता ही है। कीज़ के हवाले से है, इसमें अगर कोई चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। डिलीट है, डिलीट बाय टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसमें हमें ख़ास तौर पे हिस्ट्री, नॉन डिफ़ॉर्मर हिस्ट्री वगैरह जो होते हैं इनके काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, इस पे भी आगे चल के बताएँगे। क्रिएट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको जितनी चीज़ें भी आप बनाएँगे, वो क्रिएट में ही जाकर बना रहे होंगे, और इसमें हमारे पास नर्व्स प्रिमिटिव्स हैं और पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम जितना कुछ बना रहे होते हैं, वो पॉलीगॉन ही होता है 3D में जितना भी हम काम कर रहे होते हैं। तो ये हम बार-बार आएँगे इस जगह पर, इस जगह को याद रखिएगा। और उसके अलावा यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं, लाइट्स हैं, कैमराज़ हैं, टाइप है, आपको टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है अगर, तो आप इस पे जा सकते हैं कि 3D टेक्स्ट वगैरह आपको कुछ करना हो तो। और भी इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाएगी, मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताता जाऊँगा साथ-साथ। अ, अब इसी तरह वहाँ पर बाकी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। अच्छा, यहाँ पर विंडोज़ तक के जितने मेन्यूज़ हैं, ये तो आपके पास सेम रहते हैं हमेशा। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें हैं, ये डिपेंड करती हैं कि आपने इस वक़्त इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में किस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। आप मॉडलिंग कर रहे हैं, रिगिंग कर रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं? तो आप ये देखेंगे, अगर इस वक़्त जो हमारे पास ये मेन्यूज़ हैं, ये मॉडलिंग के हवाले से है। मैश आपको नज़र आ रहा है, एडिट मैश नज़र आ रहा है, मैश टूल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आके इसको चेंज करता हूँ, लाइक मैं रिगिंग कर देता हूँ, तो विंडोज़ के बाद आप देखें, अब वो मैश नहीं है, मैश टूल्स नहीं है, अब यहाँ स्केलेटन है, स्किन है, डिफ़ॉर्म है, ये इस रिगिंग के हवाले से है। फिर अगर मैं एनिमेशन पे जाता हूँ तो ये मज़ीद चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एनिमेशन के हवाले से मेन्यूज़ आ जाते हैं। तो ये चीज़ें फिर हमारी इस लिहाज से चेंज हो रही होती हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट लाइन में जब हम आते हैं, स्टेटस लाइन कहलाती है हमारी, और ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि यहाँ फाइल में जो न्यू है वो यहाँ पर इसका शॉर्टकट है, ओपन है, सेव है, और ये चीज़ें हैं, ये हमारा एक बहुत एनिमेशन के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। अ, ये सिलेक्शंस के लिए होता है, इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि आपके पास माया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक मैश है हमारे पास, और मैं इसमें मज़ीद चीज़ें अगर क्रिएट कर दूं, जैसे कि अ, मैं एक लाइट इसमें क्रिएट कर देता हूँ, मैं इसमें लोकेटर क्रिएट कर देता हूँ, मैं इसमें जॉइंट्स अगर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें अब हमारे पास हैं। मैं इसमें
कर्व्स क्रिएट करता हूँ, तो ये अब हमारे पास सारी अलग-अलग चीज़ें हैं। ये हमारे पास मैश है, ये हमारे पास जॉइंट्स है, ये हमारी लाइट है, ये हमारा लोकेटर है, ये कर्व है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है यहाँ पर कि आपको इनमें से कौन-सी चीज़ सेलेक्ट होनी चाहिए, कौन-सी चीज़ सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। हम एनिमेशन करते हैं तो ज़्यादातर हमारे पास कर्व होते हैं जिनको हम एनिमेट करते हैं, चाहे कैरेक्टर एनिमेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हम उसपे कर्व लगा देते हैं। वो एक रिगिंग का पार्ट होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को एनिमेट करके एनिमेशन के काबिल बनाना होता है, तो हम उसमें कर्व्स ही को एनिमेट कर रहे होते हैं। आगे जब आप चीज़ें देखेंगे, जब मैं एनिमेशन पे आऊँगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो चीज़ें एनिमेट हो रही होंगी, रिग क्या होते हैं और वो सारी चीज़ें, तो उसमें आपको कर्व ही नज़र आएँगे। तो अब आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, क्या सेलेक्ट होना चाहिए, क्या सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस वक़्त हमारे पास लाइट भी सेलेक्ट हो रही है, लोकेटर भी, कर्व भी, मैश भी, जॉइंट्स भी, और अगर मैं सबको सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही है, जॉइंट्स को ही सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं कुछ और सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, नहीं कर पाऊँगा। लाइक मेरे पास अगर ये 2 मैश है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है और मुझे सेलेक्ट ये दोनों करने हैं, लेकिन ये बार-बार जॉइंट सेलेक्ट होगा। तो ये मेरे लिए मसला है। तो मैं यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन इस बटन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन और ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आ जाएगा। इस वक़्त ये तमाम ऑब्जेक्ट्स ऑन हैं। इस पे ज अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखें ये ऑफ होते जा रहे हैं, ठीक है? तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ, तो ये सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, और अगर आप इसको ऑल ऑब्जेक्ट ऑन करते हैं, सब ऑन हो जाएगा। जब हम एनिमेशन करते हैं तो क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर एनिमेशन में तो तमाम चीज़ें कर्व होती हैं, तो हम यहाँ सारे ऑफ करके सिर्फ कर्व को ऑन कर देते हैं। अब हम जब इस पे ड्रैग करेंगे तो सिर्फ ये कर्व सेलेक्ट होगा, इसके अलावा कुछ सेलेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको ऑफ करके, ये हमारे पास मैश के लिए होता है, इसको ऑन कर देता हूँ, अब सिर्फ मैश सेलेक्ट होगा और कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो बहुत आसानी होती है इससे, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आगे की जो चीज़ें हैं, अगेन वो जैसे-जैसे आती जाएँगी मैं आपको बताता जाऊँगा। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारे पास शेल्फ है। माया कुछ चीज़ें हमें डिफ़ॉल्ट में देता है, जैसे कि अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं, यहाँ शॉर्टकट्स होते हैं कि आप एनिमेशन कर रहे हैं तो आप एक एनिमेशन के शेल्फ में आ जाएँ, तो यहाँ एनिमेशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। आप अगर स्कल्पटिंग कर रहे हैं तो यहाँ स्कल्पटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। पॉलीगॉन मॉडलिंग पे आते हैं तो यहाँ पॉलीगॉन मॉडलिंग के हवाले से कुछ शॉर्टकट जो बहुत ज़्यादा माया को बनाने वालों को ये लगा कि ये चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, तो वो चीज़ें उसकी शॉर्टकट्स यहाँ डाल दी है। जिस तरह ये मैंने क्यूब जो है, ये मैंने बनाया था क्रिएट में जाके, पॉलीगॉन प्रॉपर्टीज में जाके क्यूब बनाया था, वो चीज़ मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ क्लिक करके, ठीक है? ये शॉर्टकट है इसका। हाँ, स्फीयर बनाना है, स्फीयर बना सकता हूँ यहाँ से। और उसी तरह अगर मैं बाकी चीज़ें बनाता हूँ, लाइक रिगिंग पे आता हूँ, ये जॉइंट्स जो मैंने बनाए थे, यहाँ स्केलेटन में जाके रिगिंग सेलेक्ट किया, फिर मैंने सेलेक्ट स्केलेटन पे गया, वो मैं यहाँ पर भी रहते हुए बना सकता हूँ, ठीक है? तो ये तो कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो जब हम माया इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ-साथ ये चीज़ें, ये शेल्फ़ आपके पास बन जाते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेल्फ़ होता है, वो होता है कस्टम, जो कि खाली होता है, यहाँ कुछ नहीं होता। ये जो चीज़ें रखी हुई हैं, ये मैंने यहाँ पर डाली हैं, और जो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे यूज़ में रहती हैं, मैंने उनके शॉर्टकट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ये शेल्फ़ आपको जब हम इंस्टॉल करेंगे, ये खाली मिलेगा, और यहाँ आप अपने मतलब की चीज़ें, अगर आप एनिमेटर हैं, तो एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें आप डाल रहे होंगे, अगर आप मॉडलर हैं, तो मॉडलिंग से रिलेटेड चीज़ें डालें, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा काम करते हैं, आप मॉडलिंग भी करते हैं, रिगिंग भी रिगिंग भी करते हैं, लाइटिंग करते हैं, या एनिमेशन कुछ भी है, एक से ज़्यादा काम करते हैं, तो आप एक ही शेल्फ में कस्टम में अपनी तमाम इम्पोर्टेंट टूल्स, अपने तमाम इम्पोर्टेंट जितनी आपको चीज़ें यूज़ करनी है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का क्या तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। सिंपल सा तरीका होता है कि आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी है, अगर यहाँ पर लेट्स से मैं एडिट पे जाता हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि हम हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप सिंपल उस ऑप्शन पे गए जो आपको ऐड करना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि शेल्फ खुला हुआ हो। अगर कोई और शेल्फ खुला होगा तो वहाँ पर ऐड हो जाएगा। कस्टम शेल्फ खुला हुआ हो,
आप डिलीट बाय टाइप पे गए, हिस्ट्री पे गए, आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाया और इस पर क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया यहाँ पर हिस्ट्री का बटन ऐड हो गया। तो अब आप हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको बार बार ऐड डिलीट बाय टाइप और हिस्ट्री पे नहीं जाना पड़ेगा। आपको जिस चीज़ की हिस्ट्री डिलीट करनी है आप सिंपल उसको सेलेक्ट करें, इस बटन को यहीं से प्रेस कर दें, इसकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं, ये हमारा शेल्फ हो गया। और फिर उसके बाद हम आते हैं अपने वर्क एरिया में। ये हमारा पर्सपेक्टिव है, जो डिफ़ॉल्ट में होता है। यहाँ आपको ये जो नीचे छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है PERSP, ये है पर्सपेक्टिव। तो इसमें पर्सपेक्टिव में आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने 3D ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हो, घुमा फिरा कर हर जगह से, कि जो भी चीज़ आपने बनाई है वो चारों तरफ से किस तरह की दिखती है। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार क्या है, सिंपल सा है। आपके पास एक बटन जो ऑल्ट बटन है, आप इसका इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा करना है इसके लिए। और एक्चुअली आपका जो ये लेफ्ट हैंड है और इसका जो ये आपका जो थंब है, ये आप समझ लें कि आपको सिर्फ ऑल्ट और स्पेस बार के लिए वक्फ कर देना है। मतलब आपको उसी पे ऊपर रखना है। ये बहुत ज़्यादा इसमें आपका ये लेफ्ट हैंड का जो थंब है, अंगूठा है, ये बस इसी पे चल रहा होगा 80-90%। तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और उसके साथ साथ माउस का अपने अगर लेफ्ट माउस बटन आप दबाते हैं, जो कि नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा लेफ्ट माउस बटन यूज़ हो रहा होता है क्लिक करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए। तो ऑल्ट के साथ अगर आप लेफ्ट माउस बटन दबाते हैं तो आप अपने इस व्यू को, पर्सपेक्टिव को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको रोटेट करना है आप ऑल्ट दबा के रखें और लेफ्ट माउस बटन आप क्लिक करके अपने व्यू को घुमाएं। अच्छा, तरीक़ेकार यही कि आपको पहले जो है वो ऑल्ट का बटन दबाना है पहले, उसके बाद फिर आपको लेफ्ट माउस बटन जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपने पहले लेफ्ट माउस बटन क्लिक किया और फिर आपने ऑल्ट दबा के घुमाने की कोशिश की तो कुछ नहीं होगा, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। तो पहले ऑल्ट बटन दबाएंगे, उसके बाद लेफ्ट माउस बटन, और इसको हम रोटेट करेंगे। उसी तरह ऑल्ट के साथ अगर आप अपना राइट माउस बटन दबाते हैं तो इससे आप बेसिकली कैमरा अपना करीब लेकर आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट से दूर लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम कैमरा ट्रक भी कहते हैं, कि कैमरा आगे लेकर जाए। अक्सर लोग इसको कहते हैं कि कैमरा जूम इन जूम आउट लोग कह रहे होते हैं, कि लेकिन बेसिकली ये जूम इन जूम आउट नहीं कहलाता। जूम इन जूम आउट का मतलब होता है कि कैमरा अपनी जगह पर है और आपने उसका किसी चीज़ को जूम किया है। अब जूम लेंस के ज़रिए आप उसको करीब लेकर आए हो या उसको दूर लेकर गए हो। तो ये दूर जाते हुए लगता तो ऐसे ही कि शायद ये ज़ूम इन ज़ूम आउट हो रहा है, लेकिन बेसिकली ये हमारा कैमरा जो है वो मूव होके आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। तो ये हमारा राइट माउस बटन है। और उसके बाद हमारा जो मिडिल माउस बटन है, 3D पे माया पे काम करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके तीनों बटन माउस के सही काम कर रहे हों। तो मिडिल माउस बटन जो है, आप ऑल्ट के साथ जब मिडिल माउस बटन दबाते हैं तो उसके साथ आप अपना कैमरा मूव कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेफ्ट राइट, आपको कहीं पर भी ऊपर नीचे अपना कैमरा लेकर जाना है तो ये आप ईजिली कर सकते हैं। तो ये हमारे व्यू पोर्ट का है कि आपने इसको रोटेट करना है, आपने कैमरा आगे या पीछे मूव करना है, या फिर आपको कैमरा पैन करना है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहाँ पर भी। तो ये हमारे कुछ नेविगेशन टूल्स हमारे हो गए। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अपने ये चैनल बॉक्स की तरफ। ये राइट साइड पे आपको जो एक चीज़ नज़र आ रही है, ये हमारा चैनल बॉक्स कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको उसके मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो ये हमारा चैनल बॉक्स कहलाता है। यहाँ पर कोने पर जो आपको ये बटन नज़र आ रहा है, ये चैनल बॉक्स और लेयर एडिटर लिखा है। यहाँ ऊपर हमारे पास सबसे पहले चैनल बॉक्स है। अगर बिलफर्ज आपको ये नहीं नज़र आता, आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मे बी कोई और विंडो यहाँ खुली हुई है, लेट्स से ये मैंने भी एक विंडो खोल दी है, यहाँ लेट्स से आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है और आप कहते हैं कि वो चैनल बॉक्स नहीं मिल रहा, नए लोग जो काम कर रहे हैं उनके साथ ये इशू होगा, तो आप सिंपल ये कॉर्नर पे जो बटन है इस पे आप क्लिक कर दें, ये चैनल बॉक्स आ जाएगा।
तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इसके बारे में मैं जब एनिमेशन पे आऊँगा तो आपको समझाऊँगा कि ये क्या चीज़ है। इसके नीचे इनपुट्स हैं, ये बताता है आपको कि ये जो भी आपने मेश सेलेक्ट किया हुआ है या जो भी आपने चीज़ सेलेक्ट की हुई है उस तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसका रेडियस कितना है, या बॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ पॉली बॉक्स पे तो इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, ये चीज़ें यहाँ पर ये बता रहा होता है। और उसके नीचे हम आते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास लेयर एडिटर है। यहाँ पर मुख्तलिफ लेयर्स वगैरह होती हैं, तो लेयर पे मैं आई थिंक एक सेपरेट लेक्चर ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम आते हैं एनिमेशन की इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा, जो कि है टाइमलाइन। आप कोई भी एनिमेशन का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होगे तो उसमें टाइमलाइन होगी, जहाँ पर आप टाइमिंग सेट करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइम के लिए मूव करेगा। लाइक पहले फ्रेम पर अगर यहाँ पर है तो 1 सेकंड बाद वो कहाँ पर होगा, जैसे कि 25 फ्रेम का हमारा 1 सेकंड होता है 25 FPS पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो 1 सेकंड बाद अगर वो यहाँ पर है तो हमने बताना है कि भाई ये 1 से लेकर 1 सेकंड बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, 1 पे यहाँ था, 1 सेकंड पे यहाँ था, और हम प्ले करें तो टाइम लाइन पे ये चीज़ हमारे चल रही होगी कि 1 सेकंड में है। तो टाइम लाइन बताती है कि आपका टाइम लाइन के ज़रिए ही आप ये चीज़ सेट करते हैं कि कितनी देर के लिए कोई चीज़ एनिमेट हो रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम लाइन। अच्छा, इसके बाद हम इसके बराबर में एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये आपको बताता है कि इस वक्त आप करंटली कौन से फ्रेम पर हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको मूव किया है यहाँ पर, अभी इस वक्त आप देखें ये फ्रेम नंबर 1 पर हूँ, जब मैं 25 पे आता हूँ तो यहाँ 25 लिखा हुआ आ जाता है, 13 पे आता हूँ तो यहाँ 13 लिखा आ जाता है। फ़िलहाल आपको लग रहा होगा कि इसकी क्या ख़ास ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी टाइमलाइन खुली हुई है, लाइक लेट्स से अगर आपके पास कोई 1000 फ्रेम्स खुले हुए हैं, तो अब आपको अगर फ्रेम नंबर 16 पे जाना है तो वो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो आपको जाकर देखना पड़ेगा ट्रैक करके। तो डायरेक्टली अगर आपको जंप करना है तो आप सिंपल यहाँ पर 16 फ्रेम टाइप करें और एंटर कर दें, आप डायरेक्टली 15 फ्रेम पर फ्रेम नंबर 16 पर आ जाएंगे। तो इसीलिए ये इस वक्त ज़रूरी हो जाता है, छोटी टाइमलाइन पर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, इसमें जो ये वाला बॉक्स है, ये बॉक्स कनेक्टेड है इस बॉक्स के साथ। ठीक है, ये दोनों नहीं है, ये बॉक्स इस बॉक्स के साथ कनेक्टेड है और ये बता रहा है कि आपकी टाइमलाइन इस वक्त कितनी खुली हुई है। ठीक है, तो ये बता रहा है फ्रेम नंबर 1 से हमारा जो पहला फ्रेम नज़र आ रहा है वो हमें फ्रेम नंबर 1 नज़र आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ 1 है, और आखिरी फ्रेम जो हमें नज़र आ रहा है फ्रेम नंबर 20 है, तो लिहाजा यहाँ पर 20 है। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल जो है वो 1 से लेके 20 तक के फ्रेम्स इस वक्त इसकी टाइमलाइन हमारे पास खुली हुई है। इसके साथ जो बॉक्स है ये हमें बता रहा है कि इस वक्त हमारी टाइमलाइन पे टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं कितने, वो 1 से लेकर 1000 तक है, 1000 तक। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो हमारे पास 1 से लेके 1000 तक है, जो हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पास करंटली खुली हुई 1 से 20 तक की टाइमलाइन है। अगर मैं इस पे 100 टाइप कर देता हूँ, अब हमारे पास 1 से लेकर 100 तक की टाइमलाइन जो है वो खुल गई है। अगर मैं स्टार्ट में कहता हूँ मुझे 50 से लेकर 100 तक चाहिए, मैंने यहाँ 50 टाइप किया, तो अब मेरे पास 50 से लेकर 100 की टाइमलाइन खुली हुई है, 50 से 100 तक की। तो ये चीज़ आप जब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जब आप एक बड़ी टाइमलाइन पे काम कर रहे हैं, तो आपको उस एक्शन पे, उस पार्ट पे फोकस करने के लिए जिस जगह की आप एनिमेशन कर रहे हैं, वही उतनी ही टाइमलाइन आप खोल के रखें ताकि आप हर फ्रेम को प्रॉपर्ली देख सकें। अगर आपने पूरी टाइमलाइन खोल दी तो अगेन आपको तमाम कीज़ आपकी जो होंगी वो आपको प्रॉपर्ली सही तरह नज़र नहीं आएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको उसी तरह से इस्तेमाल करें। अ, ये इसके बाद ये बीच में आपको एक स्लाइडर नज़र आ रहा है। बेसिकली ये स्लाइडर जो है ये भी वही काम करता है जो ये बॉक्सेस कर रहे हैं। मतलब आपके पास करंटली कितना है, जिस तरह आपको यहाँ 50 टू 100 लिखा नज़र आ रहा है, उसी तरह इस स्लाइडर पे भी आपको नज़र आ रहा है कि 50 से लेकर 100 तक की टाइमलाइन हमारे पास खुली हुई है। मैं इस स्लाइडर को स्लाइड करके पीछे ले जाता हूँ। अब देखें ये 1 से 51 हो गया, ये वही चीज़ हमें यहाँ भी नज़र आ रही है, फ्रेम 1 से 51। वही चीज़ हमारे पास है, इसको मैं स्लाइड करके आगे ले जाता हूँ
तो ये अब हमें बता रहा है कि फ्रेम नंबर 285 से लेकर आगे जो भी 335 तक है, तो ये हमारे पास इतनी ही टाइमलाइन है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ 0 टाइप किया और यहाँ 50 टाइप किया, तो अब मेरे पास ये 0 से 50 तक की टाइमलाइन खुली है। मैं जहाँ पर भी स्लाइडर लेकर जाऊँगा, अब ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये उन 50 फ्रेम्स को अपने पास मेंटेन रखेगा। ये अगर आप चाहते हैं कि मैं 50-50 फ्रेम के फासले से 50-50 फ्रेम्स पे काम कर रहा हूँ, तो आपने एक दफ़ा यहाँ पर 50 फ्रेम यहाँ पर 0 से 50 टाइप कर दिया। अब आप स्लाइडर को आगे लेकर जाते जाएँगे। सिर्फ़ आपके सामने जितने भी फ्रेम्स खुले होंगे, ये इनके टोटल ये 50 फ्रेम्स ही होंगे। ठीक है? आप इसको बढ़ा सकते हैं, जिस तरह यहाँ से अगर आप बढ़ाना चाहें 50 से 70 करें, तो आप इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। जिसको कॉर्नर्स पे, दोनों कॉर्नर्स पे जो आपको ये 2 बटन्स नज़र आ रहे हैं, इस पे क्लिक करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यही चीज़ आप जो है यहाँ पर टाइप करके भी कर सकते हैं। अब आप देखिए मैंने 100 टाइप किया, तो ये स्लाइडर हमारे पास बढ़ गया। इसके बाद जो चीज़ है हमारे पास, वो ये हमारे पास प्लेयर है। आपने जो एनिमेशन बनाई है, आप उसको देखना चाहते हैं कि वो कैसी बनी है, तो सिंपल आपने ये प्ले का बटन है, आपने इस पे क्लिक किया और आप अपनी एनिमेशन को प्ले होता हुआ देख सकते हैं यहाँ पर। ये बटन ये काम करता है। इसके बराबर में जो अब ये एक साइड मैं आपको बताऊँगा, दूसरी साइड जो है वो पूरा उसके रिवर्स काम कर रही होगी। लाइक ये अगर प्ले का बटन है, तो ये रिवर्स प्ले का बटन है। ये टाइमलाइन आपकी उल्टी चलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो बटन है इसका, ये एक की से दूसरी की पे जंप करने के लिए होता है। लाइक मैंने अगर बीच में और कीज में लगा देता हूँ इसके, तो मैंने 1 पर हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये डायरेक्टली आप ये देखें हमारा जो टाइम लाइन है ये डायरेक्टली जंप कर रहा है अगली कीज पर। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये पिछली कीज पे जंप करना शुरू कर देगा। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। इसके बाद वाला जो बटन है, वो एक-एक फ्रेम आगे बढ़ रहा होगा। आप इस पे क्लिक करते हुए एक-एक फ्रेम आगे जाकर अपनी एनिमेशन देख सकते हैं कि हर फ्रेम पे एनिमेशन, मेरा ऑब्जेक्ट जो है जिसको मैंने एनिमेट किया है, वो कहाँ जा रहा है। तो उसी तरह इस पर आते हैं, तो आप एक-एक फ्रेम पीछे जाकर देख सकते हैं। और फिर जो ये आखिरी बटन है, ये आपकी टाइमलाइन पर जितनी टाइमलाइन खुली है, उसमें आप कहीं पर भी हो और आप चाहते हैं कि आप अपने आखिरी फ्रेम पे चले जाएँ, तो आप इस पे क्लिक करें। आप अपने टाइमलाइन के आखिरी फ्रेम पे चले आएँगे, आप इस पे क्लिक करते हैं, तो पहले फ्रेम पे चले जाएँगे। ये हमारे पास प्लेयर है। और इसके बाद हम और नीचे आते हैं, तो यहाँ हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा, जो कि 24 एफपीएस जो लिखा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो एफपीएस का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, वो कितने फ्रेम पर सेकंड पर होगा। हम जो मूवीज़ आमतौर पे बनाते हैं वो 24 एफपीएस पे बनती है। हम जो टीवी के लिए काम करते हैं, वो आमतौर पर 25 एफपीएस पर होता है। तो आपको अगर चेंज करना है, आप टीवी के लिए कुछ करने जा रहे हैं, कोई टीवी सीरीज़ करने जा रहे हैं, तो आपने इस पे क्लिक किया और इसको आपने 25 एफपीएस कर दिया, ठीक है? लेकिन ये काम सबसे पहले किया जाता है, सबसे पहले हम जब एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले यही डिसाइड करते हैं कि हाँ 24 एफपीएस है, 25 एफपीएस है, और उसी लिहाज से इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास ये एक बटन है इम्पोर्टेंट, जो कि है ऑटो की का। ऑटो की, ये मैं कीज़ के हवाले से एक अलग लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कीज़, ऑटो की और ये क्या होती हैं। आखिरी बटन इस वक्त जो अब बताने वाला है, वो है प्रेफरेंसेस का। मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास प्रेफरेंसेस खुल जाते हैं, सेटिंग्स खुल जाती हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी हो, लाइक 24 एफपीएस जो यहाँ से चेंज हो रहा है, अगर मैं यहाँ सेटिंग्स पे जाऊँगा, तो मैं यहाँ से भी इसको चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा टाइम स्लाइडर पे हम आए हैं, तो टाइम स्लाइडर पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्ले ब्लास्ट बनाने के लिए, प्ले बैक स्पीड वगैरह सेट करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास सेट होती हैं। तो प्रेफरेंसेस के बारे में ये भी साथ-साथ जैसे-जैसे काम के दौरान जो चीज़ें आती रहेंगी, वो फिर मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ये इस वक़्त इंटरफ़ेस के हवाले से बात है। कुछ और भी चीज़ें होंगी, जैसे-जैसे आगे बढ़ूँगा वैसे बताऊँगा, लेकिन इस वक़्त जो बेसिक, जिस वक़्त आप माया खोलते हैं, तो उस वक़्त आपके पास जो भी चीज़ आती है, उसके हवाले से ये कुछ चीज़ें थी। अ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ आया होगा ज़रूर, और आप काम अपना इसमें स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।